नमस्कार, मैं मनीषा भिमटे, अतिथि सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। आज हम अध्ययन करेंगे इंडेक्स नंबर अर्थात सूचकांक का, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे पाशे, मार्शल एजवर्थ, इसके अलावा फिशर एवं अन्य जो अर्थशास्त्री है उनके द्वारा जो सूचकांक दिए गए हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। निर्देशांक एक सांख्यिकीय माप है जिसके अंतर्गत हम भौगोलिक स्थिति अथवा समय अथवा किसी अन्य विशेषता के आधार पर किसी तथ्य में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। निर्देशांक को सदैव संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, अर्थात यदि हम कहें कि महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है तो ये केवल शाब्दिक हम कह सकते हैं कि बढ़ रही है, लेकिन जब हम इसे निर्देशांक के रूप में व्यक्त करेंगे तो हमारे पास एक संख्यात्मक माप होगी कि कितने प्रतिशत की दर से महंगाई या फिर बेरोजगारी या फिर अन्य तथ्य में परिवर्तन हो रहा है। दूसरा है निर्देशांक को हम औसत के रूप में ही अध्ययन करते हैं, अर्थात किसी भी वस्तु या किसी भी तथ्य को हम औसत के रूप में दर्शाते हैं, ना कि केवल एक वस्तु या फिर एक तथ्य का हम अध्ययन करते, बल्कि वस्तु और तथ्यों के एक समूह का, उसके औसत का हम अध्ययन करते हैं। निर्देशांक प्रतिशतों का माध्य होता है। निर्देशांक के अंतर्गत हम जो तुलनात्मक अध्ययन करते हैं उसमें हम समय के आधार पर तुलना करते हैं अथवा भौगोलिक स्थिति के अनुसार। जैसे भारत में जो महंगाई की दर थी 2011 में कितनी थी और 2021 में महंगाई में क्या परिवर्तन हुआ, उसका हम समय के आधार पर अध्ययन करते हैं। इसके अलावा जैसे अमेरिका में जो राष्ट्रीय आय है वो कितनी है और भारत की राष्ट्रीय आय कितनी है, इसका अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि यहाँ पर हम स्थान के आधार पर तुलना कर रहे हैं, अर्थात निर्देशांक को हम जब अध्ययन करने जाते हैं तो समय के आधार पर या फिर भौगोलिक स्थिति के आधार पर हम इसका अध्ययन करते हैं। निर्देशांक का जब हम अध्ययन करते हैं वो सापेक्ष रूप में होता है। सापेक्ष कहने का मतलब है यहाँ हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं समय के आधार पर या फिर भौगोलिक स्थिति के आधार पर। एक शब्द होता है निरपेक्ष अध्ययन, जब हम केवल किसी एक वस्तु का, एक स्थान का या किसी एक तथ्य का अध्ययन करते हैं तो हम उसे निरपेक्ष अध्ययन कहते हैं। लेकिन जब हम इनकी तुलना करते हैं अन्य वस्तुओं से या अन्य समय से या अन्य भौगोलिक जो स्थान होते हैं उनके आधार पे, तो हम इसे सापेक्ष कहते हैं। निर्देशांक सदैव सापेक्ष होते हैं। निर्देशांक को तैयार करते समय, निर्देशांक की रचना करते समय हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या फिर हम कह सकते हैं कि निर्देशांक तैयार करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे पहला, निर्देशांक का उद्देश्य। यदि निर्देशांक का उद्देश्य यह है कि हम देश में होने वाली स्फीति या मंदी की स्थिति का अध्ययन करना चाहते हैं तो हम थोक मूल्य निर्देशांक का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि हम उपभोक्ता के जीवन में होने वाले या उनके जीवन स्तर में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करना चाहते हैं तो हम उस मूल्य का अध्ययन करते हैं जो कि उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु के लिए दिया जाता है, जिसमें हम जीवन निर्वाह निर्देशांक का प्रयोग करते हैं। अगला है आधार वर्ष का चुनाव, बेस ईयर। जब हम किसी वर्ष से तुलना करने जाते हैं तो हम एक ऐसा वर्ष चुनते हैं जो कि सामान्य होना चाहिए, अर्थात उस समय में कोई उथल पुथल नहीं होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कोविड-19 के प्रभाव के कारण 2020 का जो वर्ष था उसे हम सामान्य नहीं कह सकते, तो यहाँ पर हम ऐसे वर्ष को लेते हैं जो कि सामान्य होता है, जिसमें ना तो बहुत अधिक वृद्धि हुई होती है ना ही बहुत ही कमी हुई होती है। आधार वर्ष के द्वारा ही हम तुलनात्मक अध्ययन कर पाते हैं। इसके अलावा वस्तुओं का चुनाव। जब हम निर्देशांक तैयार करते हैं तो हमें यह देखना होता है कि हम कौन सी वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं।
वस्तुओं का कौन सा समूह हम ले रहे हैं। वस्तुएं ऐसी होनी चाहिए जो लोकप्रिय हो, अर्थात लोग उसका अधिक से अधिक इस्तेमाल करते हो। ऐसी वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं निर्देशांक तैयार करने के लिए। अगला है वस्तुओं की कीमतों का चुनाव। अगर हम मार्केट में देखें तो वस्तुओं के अलग अलग मूल्य होते हैं, अर्थात कभी हम थोक मूल्य का प्रयोग करते हैं तो कभी हम उस मूल्य का प्रयोग करते हैं जो कि एक उपभोक्ता वास्तव में उस वस्तु के लिए देता है। तो हमें यह चुनना पड़ेगा कि हमें कौन से मूल्य को लेना है। जैसे अगर हम थोक मूल्य निर्देशांक प्रयोग कर रहे हैं तो हमें वस्तु के थोक मूल्य को लेना होगा, लेकिन यदि हम जीवन निर्वाह निर्देशांक बना रहे हैं तो हमें उस मूल्य को लेना होगा जो कि एक उपभोक्ता उस वस्तु के लिए वास्तव में देता है। अगला है माध्य का चुनाव। जब हम निर्देशांक तैयार करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि हम कौन से माध्य का प्रयोग कर रहे हैं। क्या वह समांतर माध्य है, मध्यिका है, बहुलक है या फिर वो गुणोत्तर माध्य है। यह ध्यान रखना होता है कि हम कौन से माध्य का प्रयोग करें। अधिकतर समांतर माध्य का प्रयोग किया जाता है अथवा गुणोत्तर माध्य का प्रयोग किया जाता है। निर्देशांक के उपयोग या निर्देशांक का महत्व। हम निर्देशांकों का कहाँ प्रयोग करते हैं। हम ये देखते हैं कि जिस प्रकार से एक वायु मापक जो यंत्र होता है उसके द्वारा हम मौसम का अनुमान लगाते हैं, उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तन को हम निर्देशांक द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए निर्देशांक को आर्थिक वायु मापक यंत्र भी कहा जाता है। निर्देशांक जटिल तथ्यों को सरल बनाता है, अर्थात जब हम समय या फिर भौगोलिक स्थिति के आधार पर बहुत सारे आंकड़े इकट्ठा कर लेते हैं तो वो समझने में थोड़े जटिल होते हैं, लेकिन यदि हम उसे औसत के रूप में निर्देशांक के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उसे समझना ज्यादा सरल होता है और इसका अध्ययन करने में भी आसानी होती है। निर्देशांक के द्वारा हम अलग अलग देशों के बीच में भी तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, जैसे अमेरिका, रूस, पाकिस्तान, भारत या अन्य देशों में जीडीपी कितनी है और वहां पर राष्ट्रीय आय कितनी है, और इन अलग अलग देशों में हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि कहां पर ये अधिक है और कहां पर कम है। निर्देशांक के द्वारा हम मुद्रा की क्रय शक्ति को भी मापते हैं, अर्थात जिस मुद्रा का प्रयोग करके हम पुराने समय में वस्तुओं को खरीद पाते थे उतनी ही मुद्रा में हम वर्तमान में कितनी वस्तुओं को खरीद पाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि जब टमाटर 10 रुपए किलो होते हैं तो हम 2 किलो 3 किलो भी ले लेते हैं, लेकिन जब उसकी कीमत बढ़ जाती है 40 रुपए किलो हो जाते हैं तो हम उसे कम खरीदते हैं। तो ये तुलनात्मक अध्ययन से हमें पता चलता है कि मुद्रा की क्रय शक्ति कितनी है। क्रय शक्ति का अर्थ होता है कि हम उस मुद्रा से कितनी वस्तुओं को खरीद पाते हैं। जीवन निर्वाह निर्देशांक के माध्यम से हम लोगों के जीवन स्तर में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे वर्तमान में मजदूरों को दी जाने वाली जो मजदूरी की दर है वो बढ़ चुकी है, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि महंगाई की दर भी बढ़ चुकी है। इसलिए मजदूरों के जीवन में अधिक परिवर्तन नहीं आया है, अर्थात हम उनके जीवन स्तर में होने वाले परिवर्तन को देख सकते हैं। भावी आर्थिक परिवर्तनों का अध्ययन या किसी देश के राष्ट्रीय आय में होने वाले परिवर्तन का भी हम अनुमान लगा सकते हैं निर्देशांक के माध्यम से। इसके अलावा निर्देशांक नीतियों के निर्माण में भी सहायक है, जैसे थोक मूल्य निर्देशांक और जीवन निर्वाह निर्देशांक के माध्यम से जो सरकार होती है वो महंगाई भत्ते या फिर जो पेंशन है अन्य नीतियों का वो निर्धारण करती है। निर्देशांक के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे कीमत के आधार पर अथवा भौतिक स्थिति के आधार पर। यहाँ हम देखते हैं कुछ निर्देशांक होते हैं जिसमें हम कुछ मूल्यों को भार देते हैं और कुछ ऐसे निर्देशांक होते हैं जिसमें हम सभी मूल्यों को बराबर महत्व देते हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं लास्पियरे, पाशे, मार्शल एजवर्थ और फिशर के आदर्श सूचकांक को।
लास्पियरे, पाशे, मार्शल एजवर्थ और फिशर के आदर्श सूचकांक के लिए अलग अलग सूत्रों का हम प्रयोग करते हैं। उदाहरण में 2 वर्षों को लिया गया है। 2014 जिसे हमने आधार वर्ष माना है, इसमें वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है। वस्तु की मात्रा को हम मानेंगे Q0 और उन वस्तुओं के जो प्राइस दिए हुए हैं उसे हम मानेंगे P0। जहां पर भी आप आधार वर्ष लेंगे वहां पे आपको 0 लेना है, Q0 एंड P0। उसी प्रकार से 2015 जिसे हमने चालू वर्ष माना है, उसमें जो वस्तु की मात्रा दी गई है उसे हम मानेंगे Q1 और जो उसके मूल्य है उसे हम मानेंगे P1। इस प्रकार से जब आप चालू वर्ष के लिए वस्तु की मात्रा या फिर उसके मूल्य को लेते हैं तो आपको वहां पे 1 लगाना है, Q1 एंड P1। एग्जाम्पल में जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो एक कॉलम बना हुआ है कमोडिटी का जिसमें लिखा हुआ है A, B, C, D, ये 4 वस्तुएं हैं हमारे पास। इसके अलावा 2014 में जो वस्तु की मात्रा और मूल्य है वो दिए हुए हैं। इसके अलावा 2015 में जो चालू वर्ष है उसमें वस्तु की मात्रा और उसके मूल्य को दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आधार वर्ष में आपको लेना है Q0, P0 और चालू वर्ष में आपको लेना है Q1 और P1। इसके बाद हम अलग अलग कॉलम बना लेते हैं जिसमें हम P0, Q0 और P1, Q1 के अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिसमें हम इनका आपस में गुणा करेंगे। जैसे पहला कॉलम देखिए P1, Q0, इसके बाद अगला कॉलम है P0, Q0, इसके बाद P1, Q1 और P0, Q1। इस प्रकार से हम इन वैल्यूज का आपस में गुणा करते जाएंगे और इन कॉलम्स में उसके वैल्यू को लिखते जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लास्पियरे की विधि जिसमें की सूत्र दिया गया है। सूत्र है सम ऑफ P1 Q0 डिवाइडेड बाय सम ऑफ P0 Q0 इनटू 100। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी जो वैल्यूज है वो हमारे टेबल में हमने कैलकुलेट की है। अब हम सूत्र में मान रखते हैं। P1 Q0 का मान है 2070 और P0 Q0 का मान है 1660 गुणित 100। हम सबसे पहले इन संख्याओं को विभाजित करेंगे अर्थात इनका भाग देंगे। इसके बाद जो वैल्यू आएगी उसका हम 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे हमारे जो लास्पियरे है उनका जो गुणांक है वो हमें प्राप्त होगा, वो है P01 बराबर 124.70। इसके बाद हम देखते हैं पाशे का निर्देशांक। इसमें हम इस प्रकार के सूत्र का प्रयोग करते हैं। सम ऑफ P1 Q1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ P0 Q1 इनटू 100। यहाँ पर P1 Q1 का जो मान हमें प्राप्त हुआ था वो है 1790। इसी प्रकार से P0 Q1 का जो हमें मान प्राप्त हुआ था वो है 1470। हम इसे भाग देंगे, विभाजित करेंगे और जो मूल्य आएगा उससे हम 100 का गुणा कर देंगे। यहाँ पर पाशे का जो निर्देशांक हमें प्राप्त होता है वो है 121.77। इसी प्रकार से हम देखते हैं मार्शल एजवर्थ के द्वारा दिया गया निर्देशांक जिसका सूत्र इस प्रकार है। हमने जितनी भी वैल्यूज टेबल में कैलकुलेट की थी उस वैल्यू को हम सूत्र में रख देते हैं। यहाँ पर जो मान है P1 Q0 P1 Q0 P0 Q0 प्लस P0 Q1 इंटू 100, इस मान को हमने रखा और बीच में क्योंकि प्लस का चिन्ह है तो हम संख्याओं को जोड़ देते हैं। हमें प्राप्त होता है 3868 भागित 3130। अब जो वैल्यू मिलेगी हम उसे 100 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार से मार्शल एजवर्थ से के जो सूत्र है उससे हमें जो वैल्यू मिली है वो है 123.32।
इसके बाद हम देखते हैं फिशर के आदर्श सूचकांक के बारे में। फिशर का जो सूचकांक है उसे आदर्श निर्देशांक माना जाता है क्योंकि ये अलग अलग परीक्षणों को संतुष्ट करता है, जिसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। फिशर का जो सूचकांक है वो लास्पिएरे और पाशे दोनों के सूत्रों का मिला जुला रूप है। जैसे हमने पहले किया था, हमें जो टेबल में वैल्यू मिली थी उसे हम सूत्र में मान रख देते हैं। यहाँ पर P1 Q0 डिवाइडेड बाय P0 Q0 गुणित P1 Q1 डिवाइडेड बाय P0 Q1 इंटू 100। यहाँ हम P1 Q0 का मान है 2070, P0 Q0 का मान है 1660, P1 Q1 का मान है 1790 और P0 Q1 का मान है 1470 गुणित 100। सबसे पहले हम इन वैल्यूज को भाग दे देते हैं और फिर इनका आपस में गुणा करेंगे। इसके बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी उसका हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। यहाँ पे हमें जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो है 1.5184। जब हम इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1.2322 गुणित 100। P01 अर्थात फिशर का आदर्श सूचकांक ज्ञात करने के लिए जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई है उसका हम 100 से गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास जो निर्देशांक प्राप्त होता है वो है 123.22। अब हम देखते हैं एक अगला उदाहरण जिसमें उसी प्रकार से 4 वस्तुएं दी गई है A, B, C, D। यहाँ पर भी हमारे पास 2 वर्ष दिए गए हैं। सबसे पहले आधार वर्ष दिया गया है, बेस ईयर, और इसके बाद करंट ईयर दिया गया है जो कि चालू वर्ष है। बेस ईयर में प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, बेस ईयर में वस्तु की जो कीमत है वो दी हुई है। आगे कॉलम दिया हुआ है एक्सपेंडिचर इन रुपीस, अर्थात जो हमने कुल खर्च किया है उस वस्तु को खरीदने के लिए वो एक्सपेंडिचर यानी कि जितना कुल खर्च है वो दिया हुआ है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है और कुल खर्चा दिया हुआ है, लेकिन वस्तु की मात्रा नहीं दी हुई है। ये आपको ज्ञात करना पड़ेगा। उसी प्रकार से चालू वर्ष में भी प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है कि एक वस्तु का मूल्य कितना है और कुल खर्च कितना किया गया वो भी हमें दिया गया है, लेकिन वस्तु की मात्रा हमें नहीं मालूम। अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो हमें मात्रा को ज्ञात करना पड़ेगा। इसका सूत्र दिया हुआ है क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस पर यूनिट, अर्थात आपने जितना खर्चा किया है टोटल उसमें से आप उस वस्तु की कीमत का भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी वस्तुओं को खरीदा गया है, वस्तु की मात्रा कितनी है। जैसे 40 रुपए खर्च किए गए हैं और जो कीमत है वो है 2 रुपए। 40 को जब हम 2 से भाग देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 20, अर्थात वहां पर जो क्वांटिटी होगी वो होगी 20। इस सूत्र के माध्यम से हम क्वांटिटी को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हमने एक वस्तु की क्वांटिटी को निकाला, उसी प्रकार से हम बाकी की वस्तुओं के भी क्वांटिटी को ज्ञात करते हैं, आधार वर्ष में भी और चालू वर्ष में भी। इस प्रकार से हमारे पास P1, Q1, P0 और Q0 हमें प्राप्त हो जाता है। अब हम जैसे हमने पहले सॉल्व किया था, अलग अलग हमने कॉलम बनाए थे, वैसे ही हम यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ P0 हमें पहले से पता हुआ था, Q0 इसे हमने ज्ञात किया, P0 Q0, P0 और Q0 अर्थात ये जो हमारा टोटल खर्च था वो था, ठीक है। इसमें हमने क्वांटिटी और प्राइस का मल्टीप्लिकेशन किया था, इसलिए हमारे पास ये जो वैल्यू है P0 Q0 की वैल्यू वो पहले से टेबल में दी हुई है, इसका कैलकुलेशन करने की हमें आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से चालू वर्ष में भी P1 और Q1 अर्थात टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो हमारे प्रश्न में दिया हुआ है, तो हमें उसके भी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ सीधे P0 Q1 और P1 Q0 का जो मान है वो ज्ञात करते हैं। इसके बाद हम आगे फिशर का जो सूचकांक है वो ज्ञात करते हैं। फिशर का जो सूत्र है वो इस प्रकार है,
करनी के अंदर सम ऑफ P1 Q0 डिवाइडेड बाय सम ऑफ P0 Q0 इनटू सम ऑफ P1 Q1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ P0 Q1 इनटू 100। अब हमने जो कैलकुलेट किया था वैल्यू टेबल पे, उसे हम इस सूत्र में रख देते हैं। जो वैल्यू हमें मिली उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 4.8015 गुणित 100। अब हम इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं जो कि है 2.19112 गुणित 100। इस प्रकार जब हम 100 का गुणा कर देते हैं तो हमें फिशर का आदर्श सूचकांक प्राप्त हो जाता है जो कि है 219.12। तो इस प्रकार हमने अध्ययन किया कि निर्देशांक क्या होते हैं, इसकी क्या क्या विशेषता होती है और इन्हें तैयार करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा पाशे, लास्पियरे, फिशर और मार्शल एजवर्थ के द्वारा दिए गए सूत्र का प्रयोग करते हुए हमने निर्देशांक ज्ञात करने का प्रयत्न किया। धन्यवाद।